Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of September 2025. तो गाइज आज है तारीख 2 सितंबर 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सीरिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ है इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए, बट आज का सेशन काफ़ी डिले हो चुका है, आपको पता होगा। रीज़न है इंटरनेट का इशू, वेदर सही नहीं है, इंटरनेट की कुछ समस्या हो चुकी है। मॉर्निंग में ये पीडीएफ रेडी करके मैंने थोड़ा सा वेट किया, लगभग 45 मिनट्स वेट करना पड़ा कि चलो अब इंटरनेट सही हो जाएगा। बट वो जो सिग्नल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ना होने की वजह से अगर मैं सेशन को लाइव कर देता तो आप भी और मैं भी, हम सब बहुत परेशान होते, क्योंकि सेशन सही से हो नहीं पाता, लगातार उसमें बफरिंग हो रही होती। इसलिए सोचा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिले ही सही, लेकिन चीज़ें स्मूथली हो जाएं। तो डिसाइड किया कि चलो लेक्चर को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और फाइनली रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड करेंगे। वैसे जो हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस का टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 7 से लेकर 7:15 के बीच है। ये शुरू हो जाता है लाइव डिस्कशन, बट आज थोड़ा सा डिले हो गया है। कभी कभी टेक्निकल इशू होते हैं भाई, समय के हिसाब से चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग रिकॉर्डेड कर रहे हैं, लेकिन सेशन नहीं छूटेगा। तो आप लोग मेरे साथ में रेगुलर कंसिस्टेंसी के आधार पे यहाँ पे अपने सेशन को प्रिपेयर करते चलिएगा। तो दोस्तों आज शुरुआत होती है हमारे पहले आर्टिकल के साथ। न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे ये टॉपिक है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरुआत होगी। एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर नंबर 2, और जो उसके अंदर में टॉपिक है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा बदलाव भी हुआ है, वो भी पता होना चाहिए। एक्चुअली में आपको पता होगा, चाइना के अंदर एक जगह है त्यांजिन, वहाँ पे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025 का समिट चल रहा है। चाइना इस बार इस समिट को होस्ट कर रहा है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिन पे शुरुआती तौर से दुनिया भर की नज़र थी, और वो 3 कंट्रीज़ हैं रशिया, इंडिया, चाइना। इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके से कोऑपरेशन होता है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ इकट्ठी हो रही हैं, या ट्रंप ने जिस तरीके से सैंक्शन लगाए, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, तीनों पे ही उस तरीके से सैंक्शंस को लगाया गया है। तो दोस्तों जो वेस्टर्न मीडिया है वो तो इवन ये मेंशन कर रहा है कि ट्रंप के टैरिफ ने इन 3 देशों को इकट्ठा कर दिया है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को साथ में मजबूत कर दिया है। क्योंकि अभी तक शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिक्स के अंदर में सबसे बड़ी कमजोरी जो थी वो था भारत चाइना के रिलेशंस अच्छे ना होना। लेकिन पिछले कुछ समय पर भारत और चाइना के संबंध धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी जो एससीओ का समिट हुआ है, फर्दर डिस्कशंस करे गए हैं। जी जिनपिंग बोलते भी हैं कि देखिए, अगर दो देशों के बीच में यानी भारत और चाइना के बीच में अगर बॉर्डर टेंशन है तो वो बॉर्डर टेंशन पूरे रिलेशंस को डिफाइन नहीं करेंगे। इवन जी जिनपिंग ये भी मेंशन करते हैं कि आज इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं वो वाइटल हैं। ठीक है, ये नहीं बोला गया कि यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक है रिलेशंस को मेंटेन करना चाहिए, रिलेशंस बहुत ज़रूरी है, ऐसा स्टेटमेंट इनकी साइड से दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये समिट स्टार्ट होता है तो इसमें टेररिज्म का मुद्दा उठाया गया। जैसे हमने देखा पहलगाम में ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो अटैक करते हैं वो इंसिडेंट निकल कर आता है। उसके बाद पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस पे ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इन सब आतंकवादी हमलों की ये जो निंदा है वो यहाँ पे की गई है, और इन सब कंट्रीज़ को साथ में इकट्ठा किया गया है कि हम सब मिलकर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। और भी वेरियस पॉइंट्स के ऊपर में डिस्कशन हुआ है। वो सारे वेरियस पॉइंट्स कौन कौन से हैं आइए मैं एक एक करके समझाऊंगा, क्योंकि इस आर्टिकल में पूरी खिचड़ी पकी हुई है। एसईओ के अंदर जो बदलाव हुआ है वो बदलाव यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको एक सीक्वेंस में मेंटेन करके चलना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए मैं आपके आर्टिकल से नोट्स बनवाता हूँ डेली बेसिस पे। केवल आर्टिकल ये देख लोगे, इसमें यहाँ पर मैं सामने पढ़ा दूंगा भाई ये इन्फॉर्मेशन है, काम खत्म, दोबारा कभी नहीं उठाओगे। कम से कम पीडीएफ है आपके सामने, दोबारा इसको देख तो सकते हो, दोबारा पढ़ तो सकते हो कि मेन हाईलाइटेड चीज़ें जिसके ऊपर में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फोकस किया गया है। सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या? बिल्कुल पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर आप देख पाओगे ब्रिक्स का समिट होता है, और ब्रिक्स से संबंधित इस साल 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया। लास्ट ईयर बिम्स्टेक का समिट हुआ, 2025 में क्वेश्चन फिर से मिल गया। अब देखो एससीओ के ऊपर में पूरी कड़ी निगरानी है।
आने वाले प्रीलिम्स के अंदर में एससीओ को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। तो सर सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही बोला था कि एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनको रट लीजिएगा। कितने मेंबर हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में? तो दोस्तों शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 10 सदस्य हैं। जो टोटल इसके मेंबर्स हैं वो 10 है, फुल मेंबर जिसको बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ पार्टनर कंट्रीज भी हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर ये वाला जो खेल है ना इसमें एक बदलाव हुआ है इस बार, ये देखिए। इसमें बोला जा रहा है लाओस नाम का जो देश है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ पार्टनर कंट्री इन द एससीओ। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक देश बढ़ चुका है एज अ पार्टनर कंट्री। सर ये पार्टनर कंट्री क्या होता है, एक और क्वेश्चन सामने आएगा, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक क्या हुआ करता था, इसमें टोटल 10 मेंबर्स हुआ करते थे। 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट थे जिसमें अफगानिस्तान मंगोलिया था। 14 इसमें डायलॉग पार्टनर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ये 14 और ये 2 हो गए यहाँ पर 16। तो ये 16 कंट्रीज अलग से हुआ करती थी जिसमें डायलॉग पार्टनर और ऑब्जर्वर स्टेट्स हुआ करते थे। अभी जो एससीओ का समिट हुआ है, लेटेस्ट समिट चल रहा है, इसमें यह बदलाव किया गया कि ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर्स दोनों को मर्ज कर दिया गया, आपस में मिला दिया गया। और मर्ज करने के बाद इसका जो नाम है वो रख दिया गया है पार्टनर कंट्रीज़। ध्यान रखिएगा, तो ये बदलाव हो चुका है। तो अब पार्टनर कंट्रीज़ में टोटल ये 16 देश नहीं है, टोटल 17 देश हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने खबर में पढ़ा लाओस नाम का जो देश है दोस्तों, ये लाओस भी इसके अंदर में शामिल हो जाता है। तो लाओस एक नया लेटेस्ट एडमिटेड कंट्री है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर इसके ऑफिशियल मेंबर्स पूछेगा तो आप बताएंगे 10 मेंबर हैं सर जी। इसमें 10 मेंबर में इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस है। बेलारूस लेटेस्ट कंट्रीज़ है जिसने रिसेंटली 2024 के अंदर में इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसके ये तो हो गए 10 मेंबर स्टेट जिसके बारे में डिस्कशन हो गया। तो आपसे पूछ लेगा बताओ इसमें पार्टनर कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो टोटल इसमें 17 पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ध्यान रखिए। पार्टनर कंट्रीज़ में ये सब कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। इसमें लेटेस्ट वाला ध्यान रखिए कि लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया है। इस बार यही क्वेश्चन पूछा गया था इंडोनेशिया को लेकर, याद होगा। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ब्रिक्स के अंदर में कौन सा देश जुड़ा है, आखिरी लेटेस्ट कंट्री कौन सा जुड़ा है? तो ध्यान रखिए लाओस को यहाँ पर ज्वाइन किया गया है एज अ पार्टनर कंट्री। तो टोटल 27 नेशंस एससीओ में हो चुके हैं, जिसमें से 17 हो गए पार्टनर कंट्रीज एंड 10 हो गए इसके मेंबर स्टेट्स। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेना, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये मामूली से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें अगर हम गलती कर देंगे तो फिर समझो वो 2 मार्क्स फ्री के गए। ठीक है, ये आप लोग देखोगे पार्टनर और ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की बात हो गई, जो मैंने यहाँ पर आपके नोट्स में मेंशन कर दिया है कि भाई लाओस नया एडमिटेड कंट्री हो चुका है। तो टोटल 27 नेशंस हो चुके हैं एससीओ में, और वो कैसे हैं वो काउंटिंग आपको पता है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो भाई इसमें रशिया भी है, दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर लैंड एरिया वाइज देखें। चाइना है, इंडिया है। अब इंडिया चाइना दुनिया के पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़े देश हैं। तो दोस्तों दुनिया की 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है पूरा एससीओ। दुनिया की 30% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है एससीओ। तो कहने का मतलब यह है कि वेस्टर्न साइड में जो ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो नाटो हो चाहे वो G7 हो, उसका एक बहुत बड़ा काउंटर बैलेंस या बहुत बड़ा टक्कर है एससीओ। एससीओ के साथ साथ ब्रिक्स, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को आज के समय पर, या नाटो G7 जैसे देशों को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि अभी वन साइडेड वे में गेम चलता था, वन साइडेड वे में ही ऐसे ये पूरे ग्रुप इकट्ठे होते थे, ये साथ में मिलकर काम करते थे, इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था, ये मिलकर टैक्सेस टैरिफ लगाते थे। जैसे आज भी देखोगे ना तो इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया गया है यूएसए की साइड से, और ट्रंप यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज़ के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि इंडिया पे टैक्सेस को इम्पोज करो। लेकिन वो देखा जाएगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ किस तरीके से टैक्सेस को इम्पोज करती हैं। अब तो उनको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएगा कि देखो किस तरीके से भारत चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है, रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, अब तो टैक्स लगा दो भारत पे। समझ गए? तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, जिस वजह से एससीओ या ब्रिक्स जैसे देश या हमारी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो साथ में इकट्ठी बहुत होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जब ये एससीओ का समिट होता है तो मैंने आपको बताया जो आतंकवाद वाला मुद्दा है इसको उठाया गया, चाहे वो पहलगाम टेरर अटैक हो या फिर जाफर एक्सप्रेस अटैक हो पाकिस्तान में, इन दोनों ही आतंकवादियों हमलों की ये आलोचना की गई है। उसके बाद यहाँ पर मांग की गई है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर आप समझ गए, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ पॉइंट किया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है, बट बताया तो जा रहा है ना, क्योंकि हमारे बॉर्डर में ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट आए और इन्होंने हमारे टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया। तो ये है दोस्तों सबसे बड़ी समस्या।
फिर जबकि हम लोग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आतंकवाद के खिलाफ एक छोटा सा अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना के चलते हैं, जिसका नाम है रैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ताशकेंत में। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक छोटी सी बॉडी आती है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर ताशकेंत में है, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो सर अभी जो जो डिस्कशन हुए हैं, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ की साइड से सैंक्शन लगाए गए हैं, अमेरिका के सैंक्शन लगे हैं ईरान पे, रशिया पे, चाइना में, है ना, इसकी तरफ पॉइंट करके इसकी निंदा की गई है। जो हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को एक ग्रुप आज के समय पर दिखा रहा है, दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो भाई ये है ग्रुप जो वेस्टर्न यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ खड़ा होगा, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ ये नाटो G7 जैसे देशों के खिलाफ में खड़ा होगा। समझ गए। फिर जब फर्दर डिस्कशन हुआ तो दोस्तों इसराइल गाज़ा वॉर के बारे में एससीओ के समिट में चर्चा होती है। जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर निंदा करते हैं, जिस तरीके से सिविलियंस की जान गई है गाज़ा पट्टी में, उसकी निंदा होती है। फिर ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक किए हैं यूएसए ने, उसकी निंदा होती है कि ईरान के ऊपर इस तरीके से स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था। फिर अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान में अभी सिचुएशन सही नहीं है। अभी अफ़गानिस्तान में कल एक भयंकर भूकंप भी आया है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई है, तो वो भी अपडेट है। लेकिन अफ़गानिस्तान में देखोगे दोस्तों तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पर मांग की है कि अफ़गानिस्तान एक सही तरीके से अपनी सरकार को एस्टेब्लिश कर ले, एक अच्छा पॉलिटिकल ग्रुप यहाँ पर बना ले जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनकी लीडरशिप को दर्शाएगा। फिर इसके अंदर में चाइना के रोल को भी दर्शाया गया है जो ये मीटिंग हुई है, क्योंकि जी जिनपिंग के बहुत सारे मैसेज आए हैं इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में। सबसे पहला मैसेज या जी जिनपिंग ये कहते हैं कि भाई हमें साथ में मिलकर, यानी जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। आज वही सिचुएशन चल रही है जैसे कोल्ड वॉर चला था जब यूएसएसआर हुआ करता था, यानी यूएसएसआर और उधर से यहाँ पर अमेरिका दोनों अपनी टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप कर रहे थे। ठीक है, ये कोल्ड वॉर कोई ऐसी हाथापाई युद्ध नहीं है, ये एक प्रकार की यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वॉर है। तो ये आज जो मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी को क्रिटिसाइज़ किया है जी जिनपिंग ने, और वो अटैक करते हैं यूएस के बनाए हुए अलायंस के ऊपर में, कि यूएस आज बहुत सारे अलायंस बना रहा है अलग अलग देशों के साथ मिलकर, जैसे क्वाड, नाटो, ऑकस, और जिससे यहाँ पर चाइना को वो घेरने की कोशिश करता है। दूसरा, यहाँ पे जी जिनपिंग कहते हैं कि हमें ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की ज़रूरत है, यानी ये सभी देश साथ में मिलकर आएँ, एक इक्वालिटी के साथ में काम करें, एक दूसरे के प्रमोशन के ऊपर में काम करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। बट आज एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में यही होता है, इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पर जी जिनपिंग ने ये बोला है कि 2 बिलियन युआन जो हैं, जो चाइनीज़ करेंसी है, ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्लस 10 बिलियन युआन लोन में दिया जाएगा आने वाले 3 सालों में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। फिर एक बात और जी जिनपिंग ने बोली है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास में अपना खुद का डेवलपमेंट बैंक भी होना चाहिए। ठीक है, अपना खुद का डेवलपमेंट बैंक होगा तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले देशों को वो सही तरीके से फंडिंग कर पाएगा। फिर डिस्कशन होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। आपको पता है कि चाइना का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से बहुत सारे देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जितने भी, यानी सभी के सभी एससीओ मेंबर्स हैं एक्सेप्ट इंडिया। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कभी सपोर्ट नहीं करता। एससीओ के बाकी सारे मेंबर, चाहे रशिया हो या जितने भी देश हो, वो सारे के सारे, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। रीज़न यह है क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमारी टेरिटरी से गुजरता है। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है चाइना के साथ में, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से गुजारा जाता है। इसमें एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से गुजरता है। भले ही आप उसे पीओके कह लो, लेकिन वो हिस्सा हमारे भारत का है। भले ही यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पे कह सकते हैं वो टेरिटरी चाइना को दे रहा है, लेकिन वो हिस्सा हमारा है, वो रीजन हमारा है। तो ये बात समझनी चाहिए। और अगर आप दो देशों के बीच में कॉपरेशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो दोनों साइड से काम बनेगा, तभी रिलेशंस मेंटेन होंगे। हम ये नहीं चाहते नेक्स्ट अभी जैसे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, अचानक से फिर से कोई बॉर्डर पर डिस्प्यूट क्रिएट कर दे चाइना, जिसके माध्यम से फिर से 5 साल के लिए जो ये रिलेशंस है वो स्टॉप हो जाएं। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, भारत बीआरआई को सीधा सीधा रिजेक्ट करता है, और ये समस्या भी है क्योंकि इंडिया यहाँ पे अकेला हो जाता है। अकेला ऐसा देश है पूरे एससीओ में जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो हमारी टेरिटरी का वायलेशन कर रहा है, वरना हम क्यों खड़े होते? पाकिस्तान से गुजार लो वो प्रोजेक्ट, लेकिन आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजारा है, वो पीओके वाला हिस्सा हमारा है। फिर बात आती है स्ट्रक्चरल चेंजेस की। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आपको बताया क्या बदलाव हुआ है। इसमें डायलॉग प्लस ऑब्जर्वर पार्टनर्स हुआ करते थे, इनको मर्ज करके पार्टनर स्टेटस दे दिया गया।
तो आज 17 इसमें पार्टनर्स हो गए, 10 मेंबर्स हो गए, तो टोटल 27 नेशंस आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। भविष्य में ये और भी एक्सपैंड हो सकता है, या यही जो पार्टनर वाले ग्रुप में जो देश हैं वही इसके फुल टाइम मेंबर्स भी बन सकते हैं। समझ गए? इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस है भाई, भारत को क्या सीखना चाहिए, इस पूरे आर्टिकल का सार क्या है? देखो, भारत ने टेररिज्म का मुद्दा उठाया है बड़े लेवल पर, और यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो भाई, ये कंट्रीज़ है जिनको साथ में आना ज़रूरी है। और इंडिया ग्लोबल साउथ का मुद्दा भी उठाता है कि आज ग्लोबल वर्ल्ड में जो हमारा सदर्न पोर्शन है, चाहे वो अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो या साउथ एशिया हो, इनकी बात नहीं रखी जाती है। तो हम उस पूरे मुद्दे को भी उठाते हैं इस पूरे एससीओ के समिट में। अब इसमें हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मामले में इंडिया आइसोलेट हो जाता है, अकेला हो जाता है, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बैलेंस करना ज़रूरी है, लेकिन वो बैलेंस हम कैसे करेंगे ये भाई देखने वाली बात है। रीज़न यह है क्योंकि भले ही इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य की तरह देखने को मिलता हो, इंडिया क्वाड का भी हिस्सा है, इंडिया I2U2 का भी हिस्सा है, इंडिया इंडो पैसिफिक का भी हिस्सा है, ऐसे ग्रुप का हिस्सा जिसको चाइना पसंद नहीं करता, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आज उस दिशा में जा रहा है जहां पर सीधा सीधा एंटी यूएसए एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। तो एंटी यूएस एक्टिविटीज़ की तरफ अगर इंडिया बढ़ा, तो क्वाड, I2U2, इंडो पैसिफिक जैसे ग्रुप्स यहाँ पर कमज़ोर हो जाएंगे, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसमें एक बैलेंस बनाकर चलना ज़रूरी है, ना इधर हमारा ज़्यादा झुकाव हो ना उधर ज़्यादा झुकाव हो। क्योंकि इधर ज़्यादा झुकाव हो गया तो समझना इंडो पैसिफिक के अंदर में जब चाइना वापस से अपने पैर पसारेगा, तो कोई उसको काउंटर करने के लिए हमारा साथ नहीं देने वाला, क्योंकि आसपास के जितने भी देश हैं वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस वाले पर्टिकुलर केस में यूएसए हमको सपोर्ट करता था, ये क्वाड नामक ग्रुप बना के I2U2 को बनाकर, ताकि मतलब क्वाड वाला ग्रुप जो है स्पेशली वो चाइना का जो एक्सपेंशन है इंडो पैसिफिक के अंदर में उसको काउंटर करने के लिए वर्क करता है। समझ गए? तो इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नाउ, जितना भी सब कुछ हमने डिस्कस किया है ये एक एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से है, बहुत सारी चीज़ें उस आर्टिकल में, लेकिन हमने नोट्स के फॉर्म में सीक्वेंस 1 2 3 करके सारे पॉइंट डिस्कस किए। ये है आपके सामने आज का मेंस का क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत काम का है। अगले साल आपको यहाँ पर मेंस में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। भाई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो महत्व है, इसका सिग्निफिकेंस है भारत के लिए, वो बताइए। एंड कौन कौन से आज इसमें चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया फेस कर रहा है इस एससीओ के एजेंडा के माध्यम से, वो भी आप लोगों ने समझाना है 250 शब्दों में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो एक ऐसा प्रश्न है जो सीधा आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। लेकिन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ये वाला पीडीएफ देखा है शानदार सा, जिसमें हर एक चीज़ शामिल है। आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल हुआ, उसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स हुए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल देखने को मिलेगा, फिर इंपॉर्टेंट नोट्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर इन पीडीएफ में हर एक चीज़ आपको शामिल करके प्रोवाइड करवाई जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये पीडीएफ जैसा दिखता है वैसा ही आपको मिलता है, बस खाली इसको थोड़ा और हाईलाइट कर दिया जाता है बेहतरीन तरीके से। चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो आप इसको एज इट इज़ रीड कर सकते हैं। ये पीडीएफ अपना ज्वाइन करके रख सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं। आप लंबे समय के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ग्रुप है दोस्तों जिसका अभी के लिए एक्सेस, अभी 1 से 2 दिन के लिए एक्सेस 499 रुपीज़ का है। ये बढ़ने वाला है प्राइस। रीज़न ये है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे रोक रखा है कि सर अभी 1-2 दिन के लिए वेट कर लो, 1-2 दिन के लिए वेट कर लो, उसके बाद यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज़ कर देना। कुछ ये इशू है, तो मैंने अभी के लिए यहाँ पर आज के लिए और रोका हुआ है। ठीक है, या पॉसिबली कल के लिए रुक सकता है, उसके बाद सीधा ये प्राइस एक्सटेंड हो जाएंगे। वरना 499 में लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक एक ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के डेली पीडीएफ्स अपलोड होते हैं। आराम से आप उनको पढ़ सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, या व्हाट्सएप का एक नंबर है 8534873368। इस नंबर पर जाकर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख लेना, सेटिस्फाई हो जाओ तो इन्वेस्टमेंट कर लेना। ये आपका ऐसे ही पीडीएफ्स मिलने वाले हैं तो डेमो वीडियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा ये पीडीएफ्स आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। और एक और बात,
ये अमाउंट आपको हैंड टू हैंड रिकवर हो जाएगा। रीज़न ये है, जब आप ग्रुप में शामिल हो गए ना दोस्तों, तो पुराने जितने भी पीडीएफ हैं वो सब आपके हाथ में आ जाएंगे और नए पीडीएफ तो मिलने शुरू ही हो जाएंगे भाई आज से। ठीक है, तो आपका अमाउंट तुरंत रिकवर हो जाएगा, बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर मिलेंगे। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक केस जाता है रिगार्डिंग E20 पेट्रोल। आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में सुना है भाई, इथेनॉल ब्लेंडिंग का केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उस केस को साइड में कर दिया, बोला यहाँ पे भैया गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो ज़्यादा बेटर हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हम सपोर्ट करते हैं और ये जो केस है इसको हम अब नहीं सुनने वाले। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस केस से बाहर आ गया। तो मैटर क्या है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इस मैटर को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए और ये पढ़िए सर इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है। ये समझ गए तो अपने आप काम जो है बाकी का आसान हो जाएगा। जो पुराने लोग मेरे साथ में जुड़े हैं सबको पता है, जो नए लोग हैं बेसिकली उनके लिए मैं ये समझा रहा हूँ। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है इथेनॉल को, इथेनॉल क्या होता है, एक प्रकार का बायोफ्यूल। ये इथेनॉल बनता है गन्ने से, शुगर केन से, मोलेसिस से, मक्के से, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे हम लोग इथेनॉल को बनाते हैं। और उस इथेनॉल को बना के हम पेट्रोल के अंदर में ब्लेंड कर देंगे यानी मिक्स कर देंगे, तो उसको बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। सर इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा जैसे आज हम लोग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंच चुके हैं, तो आज जो पेट्रोल आपको मिलता है उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। तो सर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि सर पहले हम लोग 100% तेल यानी 100% पेट्रोल का इस्तेमाल करते थे और वो पेट्रोल को बनाने के लिए हमें कच्चा तेल खरीदना पड़ता था बाहर दूसरे देशों से। और आज दोस्तों देखोगे तो भारत जो है वो अपना 85% 85% कच्चा तेल केवल और केवल इंपोर्ट करता है अलग अलग देशों से। तो दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने इस निर्भरता को कम करने के लिए एक नया आइडिया खोजा कि सर पेट्रोल में इथेनॉल को मिला दिया जाए। तो 100% जो पहले पेट्रोल लग रहा था, अब वो केवल 80% पेट्रोल हमको चाहिए होगा, क्योंकि 20% तो हमने इसमें इथेनॉल मिला दिया। इथेनॉल हम अपने देश में खुद बना रहे हैं, गन्ने से बना रहे हैं, तो किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, किसानों को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है। लेकिन ये जो 80% हम लोगों ने, आप कह सकते हैं ये पेट्रोल का यूजेज किया है, इसमें बाकी जो 20% है ये बच गया। जो बाकी 20% के लिए भी पहले हम लोग पैसा खर्च कर रहे थे, विदेशों में भेज रहे थे, वो अब यहाँ पर दोस्तों हमें नहीं करना पड़ रहा है। यानी तेल की खपत भारत में कम हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसमें इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया है। इसी को बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के हमने पहले टारगेट सेट करे थे, मैं आपको टारगेट बताता हूँ। स्टार्टिंग में जो हमारा टारगेट था ना, वो ये था कि हम 2030 तक 2030 तक अपने देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिला देंगे। फिर हम इस काम को बहुत जल्दी जल्दी कर पाए, तो 2021 में हमने टारगेट को वापस से रिवाइज कर दिया, चेंज कर दिया और ये बोला कि 2025-26 तक हम अपने 20% इथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे पेट्रोल में। फाइनली ये चीज़ हो चुकी है। तो आज आपको जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% इथेनॉल ब्लेंड हुआ हुआ है। पहले इसमें 5% ब्लेंड था तो इसको E5 बोलते थे, फिर 10% किया तो E10 हुआ, लेकिन 2023 से अभी तक E20, ध्यान रखना इथेनॉल 20, जिसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। तो आज दोस्तों डेटा ये कहता है ऑलमोस्ट सभी पेट्रोल पंप हमारे देश में 90,000 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो केवल और केवल इथेनॉल 20 वाला पेट्रोल ही सप्लाई कर रहे हैं, E20 सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना, 20% इथेनॉल हमने ब्लेंड कर दिया, आज हम उसको अपना चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसके तो फ़ायदे हैं। गन्ने से बन रहा है, स्टार्च से बन रहा है ये इथेनॉल, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। प्रदूषण कम होगा, पहले पेट्रोल ज़्यादा जल रहा था, पेट्रोल कम जलेगा क्योंकि उसमें इथेनॉल मिक्स हो चुका है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको देखने को मिल जाएंगे। तो कहोगे कि सर ये सब तो फ़ायदेमंद है, तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर क्रिएट होती है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन डाला जाता है और उस याचिका को फाइल करने वाले व्यक्ति हैं अक्षय मल्होत्रा। तो इन्होंने दोस्तों इथेनॉल पॉलिसी के खिलाफ में अपने सारे के सारे आर्गुमेंट मेंशन करे। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि सर इथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है E20, ठीक है, आज हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन कम से कम हमें वो वाला पेट्रोल भी देना चाहिए जो इथेनॉल फ्री वाला हो। तो कहोगे फिर ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि एक साइड से देखोगे डिमांड क्या कर रहे हैं, ये डिमांड ये कर रहे हैं कि इथेनॉल वाला पेट्रोल भी हो जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, और पेट्रोल पंप पे वो वाला पेट्रोल भी मिले जिसमें इथेनॉल बिल्कुल भी ना हो। अब रीज़न क्या है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो अप्रैल 2023 से पहले वाली गाड़ियां बनी हुई हैं, अप्रैल 2023 से पहले जो हमारी गाड़ी मोटर हैं, बाइक हैं, कार हैं, इनमें E20 फ्यूल ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है, और ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जल्दी उसका इंजन खराब हो जाता है।
तो इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम ये जो इथेनॉल फ्री वाला पेट्रोल है वो भी मिलना चाहिए, वरना हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट ये कहती है कि इथेनॉल 20 वाला जो फ्यूल है जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करी गई है 20%, इससे क्या होता है, फ्यूल एफिशिएंसी कट हो जाती है। जो 4 पहिए वाली गाड़ी है उसमें 6 से 7% यहाँ पर एफिशिएंसी कम हो जा रही है, 2 पहिए वाली गाड़ी में 4% एफिशिएंसी कम हो जा रही है, और उसके जो इंजन है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट बाद में आया है। जो ये गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो बहुत पहले से हो रही हैं। तो 2023 से पहले की गाड़ियाँ इथेनॉल 20 को ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट कर रही हैं, ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इंजन खराब हो जाता है भाई। इंजन खराब हो जाएगा तो आप कहोगे इंश्योरेंस क्लेम कर लो, इंश्योरेंस क्लेम में आपको गाड़ी मिल जाएगी, चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस क्लेम में जो व्हीकल के अंदर डैमेज हो जाता है, इंजन डैमेज हो जाता है, उसको कवर ही नहीं करते, तो इंश्योरेंस क्लेम भी इसमें नहीं मिलता। तो कंज्यूमर राइट्स की यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं। तो कंज्यूमर के पास आज कोई चॉइस नहीं है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, लेबलिंग वहाँ पे होती नहीं है, E20 फ्यूल हमको मिल जाता है, जिससे हमारे इंजन्स खराब हो जाते हैं जल्दी। तो इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का तो वायलेशन हुआ ना। तो ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की गई। अब सरकार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सरकार को घसीटा गया है केस में, तो सरकार आएगी। सरकार को रिप्रेजेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट में? अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर केस में। तो ये अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं ये पहुँचते हैं, ये कहते हैं भाई जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, यानी कि सरकार की साइड से केस लड़ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग एक नेशनल पॉलिसी है, किसी एक की समस्या नहीं है, देश के लिए हम लोग एक बड़ी पॉलिसी को लेकर आए। इस पॉलिसी से ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डालते ही गाड़ी खराब हो जा रही है, नहीं, गाड़ी चलती है, अच्छी खासी चलती है, बस खाली कुछ प्रतिशत ऐसा माना गया है कि एफिशिएंसी गाड़ी की कम हो जाती है, या बहुत समय लगता है तब जाकर उसका इंजन डैमेज होता है। ऐसे नहीं होता है आसानी से, जितनी आसानी से बोला जा रहा है। ये बात गवर्नमेंट ने कह दी। दूसरी बात कहते हैं कि भाई ये इथेनॉल ब्लेंडिंग देश की पॉलिसी है, इसमें फार्मर्स की इनकम बूस्ट हो रही है, फार्मर्स को अच्छा पैसा मिल रहा है। उसके अलावा हम बहुत सारा पैसा बचा पा रहे हैं, क्योंकि पहले ढेर सारा क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ रहा था, आज कम से कम 80% परचेज करते हैं, 20% का पैसा बचा रहे हैं। उससे देश में रोजगार बन रहा है, देश के किसानों को फायदा हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, कार्बन एमिशंस को रोक पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा मेन पर्पस था प्रदूषण को रोकना। तो ये वाला पेट्रोल कम प्रदूषण को पैदा करता है, तो ये बोला गया। फिर यहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब ये भी कहते हैं कि भाई देखो, ये ना एक बहुत बड़ी लॉबी है जो भारत के क्लीन फ्यूल ट्रांजिशन के खिलाफ में है, तो इसको यहाँ पर डिसमिस किया जाए, और इस पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और इसमें सीधा सीधा ये भी बोला कि भाई बाहर के लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनको क्यों परेशानी हो रही है कि भारत के अंदर में हम ये वाला फ्यूल यूज़ करना चाहिए या ये वाला फ्यूल यूज़ करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, यहाँ पर जो बेंच पर बैठते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब, दूसरे हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन, ये दोनों मिलकर कहते हैं भैया सरकार की पॉलिसी में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और पेटिशन को हम करते हैं डिसमिस। थोड़ी सुनवाई हुई, पेटिशन को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि भाई गवर्नमेंट के इस वाले पॉलिसी में हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के टारगेट भी सही हैं। गवर्नमेंट ने वादा किया है, इंडिया ने वादा किया है दुनिया के सामने कि हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे। हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत वादा किया था 2070 तक, उसके बाद प्रदूषण नहीं करेंगे। तो वो सब चीज़ें अचीव तभी हो पाएंगी जब हम कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे। अब कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे, इसके अगेंस्ट में भी अगर चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो फिर तो ऐसा हम क्लाइमेट चेंज को डील नहीं कर पाएंगे। तो वो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर देखो कि अच्छा, ये सब जो हम बता चुके हैं, पॉलिसी में दिक्कत क्या है ये तो हम बता ही चुके थे। राइटर क्या करें भैया, ये दिक्कत है पॉलिसी में, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंड करोगे तो ये दिक्कत आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है क्योंकि जो जितना भी ये पेट्रोल का मैटर है, एनर्जी का मैटर है, ये एग्जीक्यूटिव डोमेन में आता है, और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों की पावर सेपरेट है, ठीक है। जो कोर्ट्स है वो ज़्यादातर ऐसे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। कोर्ट्स ज़्यादातर उस मैटर में इंटरफेयर करता है जहाँ पर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, जहाँ पर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, वहाँ पे तो हम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से इस वाले मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की भी बात हो रही है, क्योंकि इंडिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट गोल को सपोर्ट कर रहा है अपने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से। आत्मनिर्भर भारत को एक सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। कंज्यूमर के लिए थोड़े समय का दर्द है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ ठीक हो जाएगी। इसमें बस खाली अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, तो हम लोग बेटर तरीके से आगे वर्क कर पाएंगे, बहुत सारा अमाउंट बचा पाएंगे इस E20 पॉलिसी के माध्यम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई दोस्तों इस पर्टिकुलर आर्टिकल की। क्या चल रहा है मैटर, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं।
अगला आर्टिकल बात करता है आदिवानी ऐप के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आदिवासी लैंग्वेज ट्रांसलेशन इनिशिएटिव है। रिसेंटली चर्चाओं में था, न्यूज़पेपर में आया था। लेकिन न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ था दोस्तों कुछ दिनों पहले कि आदिवासी लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप कल को लॉन्च होगा। फाइनली ये अब लॉन्च हो चुका है, हमारे सामने आ चुका है। तो इसका बीटा वर्जन क्या करेगा, जो हमारे देश में आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि देश के अंदर में दोस्तों बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। उनमें सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बड़ी कम्युनिटी में देखोगे भिल ट्राइब है, मुंदरी ट्राइब है, गोंदी ट्राइब है, संतली है, कुली है, कोई है, गारो ट्राइब्स हैं। ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ दोस्तों मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं भारत की। तो इनकी जो भाषाएं हैं वो उस भाषाओं को सुरक्षा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज यहाँ पर ये लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते। रीज़न क्या है, बीच में जो सबसे बड़ा बैरियर आता है वो है लैंग्वेज। क्योंकि ये जो भिल ट्राइब है इनकी जो भाषा है वो अलग है, और यहाँ पे बोला जा रहा है, इसी वजह से हमने ये ट्रांसलेशन ऐप को बनाया है जिसका नाम है आदिवानी ऐप। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, बताइए आदिवानी ऐप का मेन एम क्या है। तो ये ट्रांसलेशन मॉडल है जहाँ पे जितनी भी आदिवासी भाषाएं होंगी उन आदिवासी भाषाओं को वो ट्रांसलेट कर सकेंगे हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में, जिससे हम भी उनके साथ में कांटेक्ट कर पाएंगे, वो आपस में हमसे बातचीत कर पाएंगे। जो बीच में भाषा को लेकर एक बड़ी दीवार आ रही थी वो टूट जाएगी। समझ गए। तो इसमें 6 मेजर लैंग्वेजेस के ऊपर में फोकस किया गया है। भिली भाषा के ऊपर फोकस किया गया है। भिली जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा आदिवासियों के थ्रू बोली जाती है। ये 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से डेटा इस्तेमाल करके इस ऐप को बनाया गया है। इन भाषाओं को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। तो भिली भाषा हो गई, दूसरी संतली है, तीसरी गोंदी है, चौथी मुंदरी है, पांचवी कुई है और छठी गारो है। कुई को लेकर तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है क्या है, और छठी गारो है। तो ये 6 लैंग्वेजेस के ऊपर में फेज़ 1 में फोकस किया गया है। ये फेज़ 1 है। अभी धीरे धीरे करके दोस्तों ध्यान में रखिएगा और भी लैंग्वेजेस इसमें ऐड की जाएंगी, जिसके माध्यम से जो ये आदिवासी कम्युनिटी है वो अपनी भाषा को ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर में। क्योंकि ये इस ऐप के अंदर में सबसे बड़ी क्षमता क्या है कि आदिवासी भाषा को हिंदी और इंग्लिश में बदला जा सके। तो पहले फेज में प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये 6 भाषाओं को ध्यान रखिएगा, गोंदी, भिली, मुंदरी, संतली, कुई, गारो। एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से बन सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज़ आदिवानी। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप मामला समझ चुके हैं क्या चल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा जो हमने नोट्स बनाया है उसको भी रेफ़र कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमने कुछ लिखा है सर जो बहुत काम का है। तो आदिवानी ऐप को लॉन्च किया गया था सितंबर 2025, यानी अभी इसी महीने की बात हो रही है। ये लॉन्च हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की साइट से। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी है प्लस वेबसाइट वाला डेटा भी है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेज है, जो आदिवासी भाषा है, इसको हिंदी और इंग्लिश के अंदर में ट्रांसलेट करना, ये इसका मेन पर्पस है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों है कम्युनिकेशन गैप। मैंने आपको बताया आज हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ट्राइबल ग्रुप से, रीज़न है भाषा। तो अब वो भाषा के माध्यम का जो सोल्यूशन है वो निकल चुका है। वो कुछ बोलेंगे, उसको हिंदी इंग्लिश आप जिसमें समझना चाहते हैं उसमें ट्रांसलेट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। समझ गए। इससे क्या होगा, उनकी भाषा की प्रोटेक्शन होगी, भाषा का प्रमोशन होगा, लिंग्विस्टिक हेरिटेज को हम लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया फेज़ 1 में वो 6 भाषाएं हैं, ये आपके सामने प्रेजेंट है। और ये भाषाएं कौन कौन से राज्य में बोली जाती हैं वो राज्यों के नाम भी लिखे गए हैं। जैसे गोंदी भाषा है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र में बोली जाती है। भिली भाषा जैसे भिल ट्राइब है, राजस्थान में प्रोमिनेंट है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये बोली जाती है। मुंदरी ट्राइब्स हैं, ये मुंदरी भाषा बोलते हैं झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के अंदर में। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो ये इंडिया के सबसे बड़े ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं जो अलग अलग राज्यों में प्रेजेंट हैं। ये जो एप्लीकेशन बनाया गया है दिखाई कुछ ऐसा पड़ता है, जब आप ओपन करेंगे आदिवानी ओपन हो जाएगा। आप इसमें ऐप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सभी भाषाएं दी गई हैं। उसके आधार पे आप अपनी भाषाओं को आराम से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं कि वो ट्राइबल लोग क्या कहना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ी चीज़, इससे जो सरकारी स्कीम्स हैं उनके फ़ायदे उनको मिल पाएंगे। कई बार क्या होता है, सरकारी स्कीम जो है हिंदी इंग्लिश भाषाओं में लॉन्च हो रही है, तो कई बार वो नहीं समझ पाते हैं, तो अब उसको ट्रांसलेट किया जा सकेगा दूसरी भाषाओं के अंदर में, तो वो समझ पाएंगे उन सब चीज़ों को, है ना। एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी को सपोर्ट मिलेगा, हेल्थ केयर में काफ़ी फ़ायदा होगा, है ना। जो भी ट्राइबल लैंग्वेजेस जो खतरे में हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिल पाएगी, उसके बारे में लोग जान पाएंगे। कल्चरल एम्पावरमेंट को यहाँ पर फोकस किया जा रहा होगा। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ में लेकर हम चल रहे होंगे। उस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने की बात हो रही है। फिर पॉलिसी के बारे में जब डिस्कशन होता है तो ध्यान रखिए, ये जो आदिवानी ऐप है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में भी लिंक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मदर टंग है
उसको प्रमोट करने की बात की गई है। डिजिटल इंडिया मिशन के साथ में लिंक होता है। यूनेस्को डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, जहाँ पर वो अपने देश की भाषाओं की प्रोटेक्शन की बात करता है, उन सभी के साथ में ये इनिशिएटिव हमारा लिंक होता है। इससे गवर्नमेंट स्कीम्स के फ़ायदे सभी लोगों तक पहुंचाए जा सकेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, और जो आदिवासी यूथ है वो हमारे साथ में, सबके साथ में कनेक्ट कर पाएगा। तो सर क्या ये बहुत आसान होगा? नहीं। इस आर्टिकल में कुछ चैलेंजेस भी बताए गए हैं कि आदिवानी ऐप में कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज यह है क्योंकि बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस जो हैं, जो आदिवासी भाषाएं हैं, वो ओरल बोली जाती हैं, लिखी नहीं जाती हैं, तो उसको डिजिटाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कई बार इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है क्योंकि ट्रांसलेशन आधा हो पा रहा है सही से, आधा नहीं हो पा रहा है। तीसरी चीज़, यहाँ पे लोकल पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, एक्सपर्ट लिंग्विस्टिक की ज़रूरत है, लेकिन उनकी कमी है। और चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज भी बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर ट्राइबल पीपल हैं, उनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है या इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। तो फिर उनके लिए तो ये एप्लीकेशन फिर बेकार हो गया ना, जब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट से ही चलना है ये एप्लीकेशन। मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो वो कैसे चलाएँगे? तो डिजिटल डिवाइड एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे तभी ये आदिवानी ऐप इन ट्राइबल पॉपुलेशन तक बेहतर तरीके से पहुँच पाएगा। समझ गए? चलिए फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे दोस्तों हमारे ये वाला है, बहुत काम का है। इवन 2011 में यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा भाई, वो प्रश्न मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने। और आर्टिकल में बोला जा रहा है, जो माइनॉरिटी रन स्कूल्स होते हैं, यानी भारत के अंदर में आपको पता है बहुत सारे अल्पसंख्यक भी हैं। जैसे मेजोरिटी में हम कहते हैं हिंदूज़ हैं इंडिया में, माइनॉरिटी में आप देख पाओगे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, सिख हैं, जैन हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में काउंट किए जाते हैं। समझ में आया? पारसीज़ हो गए। तो अब दोस्तों यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग से पावर्स दी गई हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 30 देख लो। तो ये पावर्स इनके पास में यह है कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, ये अपने लिए खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसको हम बोलेंगे अल्पसंख्यक शैक्षण संस्थान। ठीक है, शिक्षा का खुद का संस्थान बना सकते हैं। जैसे आप देख पाओगे मदरसाज होते हैं, ठीक है, मदरसाज में यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो अभी क्या हो रहा है ना, एक चीज़ है कि इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को लेकर बहुत सारे केसेस हुए हैं पिछले कुछ समय पर। तो अभी एक केस ऐसा हुआ था, 2014 का केस है वो, उसी केस की यहाँ पर बात हो रही है इस आर्टिकल में। 2014 का केस कौन सा है वो? प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में क्या होता है कि जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मदरसाज वगैरह हैं, इनको राइट टू एजुकेशन एक्ट से बाहर रखा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के जितने भी प्रोविज़न होंगे, इस कानून के जितने भी कह सकते हैं नियम होंगे, वो नियम इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होंगे। ये बात बोल दी गई थी 2014 में इस केस में, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना गया। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसा क्यों भाई? भाई राइट टू एजुकेशन भी तो शिक्षा का अधिकार है, और ये माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये भी शिक्षा ही देने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी अपनी अपनी संस्थान बना रहे हैं शिक्षा देने के लिए। तो 2014 का जो जजमेंट है भाई, ये तो वायलेशन करता है आर्टिकल 21 का। समझ रहे हैं? आर्टिकल 21 में कहोगे वो तो दूसरा राइट है, आर्टिकल 21A की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 21A में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हम लोग फिर बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा को देने की। हाँ, शिक्षा का अधिकार है बच्चे के पास में, तो शिक्षा का अधिकार है बच्चे के पास में, और इसी अधिकार को, इसी अधिकार में से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर केस है, इसको हम बड़ी बेंच को सौंपेंगे। यानी 2014 में जितने जज बैठे होंगे, मान लो 6 जज बैठे थे या जो भी जज बैठे थे, अब उनसे ज़्यादा जज बैठकर इस केस को वापस से देखेंगे। क्योंकि ये मुद्दा क्यों निकल रहा है? आप कहोगे रीज़न क्या था? रीज़न यहाँ पर यह था कि रिसेंटली एक रेफरेंस दिया गया था एक जजमेंट के अंदर में कि भाई जितने भी ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मदरसाज वगैरह हैं, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए। जो टीचर्स, जो फैकल्टी हैं, कम से कम उनको टेट तो क्लियर होना चाहिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लें, तब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर में पढ़ाएं। नहीं तो फिर ऐसे सही नहीं है, ठीक है। टीचर्स को ही यहाँ पर मतलब कोई भी उन्होंने टेस्ट क्लियर नहीं किया है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है कि किसी को भी फिर अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये बात बोली गई, जिसके आधार पे बोला जा रहा है कि भाई हमें ना ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में लाना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में लाने से सेक्युलरिज्म जैसी चीज़ें प्रमोट होंगी। ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन माइनॉरिटी वाले बच्चे इसमें नहीं शामिल हो सकते, वो भी शामिल हो सकते हैं, वो भी साथ में आ सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रमोट करनी ज़रूरी है, इसमें सेक्युलरिज्म जैसा चीज़ जो ऑप्शन है वो प्रमोट करना ज़रूरी है। समझ गए? तो ये यहाँ पर
अभी ना केस जो चल रहा है ये बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा आने वाले समय पर। तो जब बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा वापस से भाई ये खबर न्यूज़ में होगी तब डिस्कस किया जाएगा डिटेल से। बट अभी जो मैटर है थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए, ये मैटर क्या चल रहा है। बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया कि ये खबर क्या है और मामला क्या है। मामला यह है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, कि भाई ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो शिक्षा का अधिकार है, ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देता है सभी बच्चों को जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल है। इसमें सबसे बड़ा प्रोविज़न, सबसे बड़ा प्रावधान क्या है इस 2009 के कानून में, वो ये है, इस 2009 के कानून में सेक्शन नंबर 12 क्लॉज ए सब क्लॉज सी करके एक छोटा सा सेक्शन दिया गया है। इसमें यह बोला गया है 25% के आसपास जो रिजर्वेशन होता है, ये 25% आरक्षण प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स जो हैं ये बच्चों के, है ना, जो बेसिकली यहाँ पर डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं या वीकर सेक्शन से आते हैं, कोई ऐसा ग्रुप है जो बहुत पीछे रह चुका है, बहुत कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स के अंदर में 25% के आसपास रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। यानी उन बच्चों को भी शिक्षा देना चाहिए, उस बच्चे के पास में शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा को कंपलसरी और फ्री बनाने की बात करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसी के तहत आर्टिकल नंबर 21A की देखोगे तो यहाँ पर वो कहता है एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। जी बिल्कुल, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, बच्चे का अधिकार है। लेकिन ये जो माइनॉरिटी वाले राइट्स आ गए इसमें ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि एक तरफ देखोगे आर्टिकल 21A ये भी फंडामेंटल राइट है, दूसरी तरफ आर्टिकल 30 देखोगे ये भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 31 को क्लॉज 1 को ध्यान से देखा जाए तो वो कहता है कि जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इनके पास में जो ये राइट्स हैं, जो ये अधिकार हैं, किस चीज़ का अधिकार है कि ये अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो ये अधिकार इनको दिया गया आर्टिकल 30 के तहत। तो भाई एक तरफ हम लोग शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं सब लोगों को फ्री एंड कंपलसरी, दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ को एक सेपरेट यहाँ पर कह सकते हैं कि पावर दे दी गई कि ये खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जैसे मदरसास वगैरह होते हैं, खुद का इंस्टीट्यूशन बनाने की पावर उनको मिलती है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 से। अब 2014 का जो ये केस था प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट केस, इस केस में 5 जज की बेंच बैठती है। तो अब बड़ी जज की बेंच बैठेगी, यानी 7 जज बैठेंगे अगली बार जब इस केस को दोबारा देखा जाएगा। तो 5 जज की जो ये बेंच है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसके अंदर जो जजमेंट आता है वो मेंशन करता है कि भाई ये राइट टू एजुकेशन के जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, और राइट टू एजुकेशन में स्पेशली सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी जो मैंने आपको बताया, जिसमें ये बोला जा रहा है, मतलब जजमेंट में बोला जाता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को आप फोर्स नहीं कर सकते, है ना। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास में अपनी खुद की पावर्स हैं, खुद की ऑटोनॉमी है, खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश वो लोग कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1, यानी उनके पास में ये संवैधानिक अधिकार है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर में चाहे वो एडेड हो चाहे वो अनएडेड हो, जिसको सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन सब को राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाहर कर दिया गया कि भैया ये राइट टू एजुकेशन एक्ट इन पे अप्लाई नहीं होगा, इन पे मत अप्लाई करना, ये बिल्कुल अलग काम करेंगे। तो आज ये मुद्दा वापस से उठता है, वापस से इसलिए उठता है दोस्तों क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो माइनॉरिटी स्कूल्स के अंदर, इन मदरसाज के अंदर में या दूसरे और माइनॉरिटी स्कूल जो हैं उन सब के टीचर से वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना है। और ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं टेट का एग्जामिनेशन, ये टेट का एग्जामिनेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के नियम के अंतर्गत आता है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये टीचर्स को टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये मामला यहाँ पर स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइड से उठाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया कि भाई ये हमारे ऊपर प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है, टीचर्स को टेट क्लियर करना क्यों ज़रूरी है, जब यहाँ पर राइट टू एजुकेशन से बाहर रखा गया है इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ऊपर 2014 वाले केस में, तो आज हम पे प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है, हम टेट का एग्ज़ाम क्यों क्लियर करें। तो ये मैटर पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो इस मैटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स तरीके से डिस्कस की जाएंगी, तो ये हम लार्ज बेंच को सौंप रहे हैं। यानी जो 5 जज की बेंच ने 2014 का केस देखा था, अब ये 7 जज की बेंच के पास जाएगा। वो 7 जज की बेंच यहाँ पर डिसाइड करेगी कि ये 2014 का जजमेंट कैसा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ये छोटी बेंच है जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन जी बैठे हैं, इन्होंने तो ये कह दिया कि भाई देखो बड़ी बेंच देखेगी, लेकिन अगर 2014 के जजमेंट को देखा जाए तो क्लियरली यहाँ पर वो जजमेंट सही नहीं है। वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो यूनिवर्सल एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन सभी लोगों के लिए है ना, राइट टू एजुकेशन सभी लोगों का अधिकार है, माइनॉरिटी वाला केवल माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो राइट टू एजुकेशन सभी पे अप्लाई होता है। तो इस अगर एक्चुअल वे में देखें तो ये राइट टू एजुकेशन के आधार पे सब पे अप्लाई होना चाहिए। मतलब यह है कि जो स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स को कह रहे हैं टेट क्लियर करने के लिए, तो वो सही है,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस पे चर्चा होगी विस्तार से, लेकिन कब होगी? जब हम बड़ी बेंच को ये केस सौंपेंगे, बड़ी बेंच इस केस को देखेगी। समझ गए? क्लियर हो गया? बस इतना सही आप लोगों ने समझना है। जस्टिस दस्ता साहब यही कहते हैं भैया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आपने सेपरेट पावर्स दी हैं, ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब ये नहीं है आप कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को एक्सेप्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। स्कूलिंग सिस्टम कॉमन ही है, सभी लोगों के लिए एक यूनिवर्सल तरीका है जो पूरे देश में अपनाया जाता है। तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस अगर मिला है तो उसका दुरुपयोग ना करें, एक सही तरीके से सदुपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो माइनॉरिटी टैग ले लेते हैं केवल इसलिए कि वो राइट टू एजुकेशन वाला जो एक्ट है उसके नियम उस पे लागू ना हो। तो भाई ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर होगा आर्टिकल 21A पे, और आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है, और आपको पता है फंडामेंटल राइट जहाँ पर भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा उस राइट की प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप राइट टू एजुकेशन अप्लाई नहीं करेंगे इसके ऊपर में, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो एक्ट पूरे देश पे लागू हो रहा है, वो यूनिवर्सल एक्ट है, तो उसको फॉलो करना ही होगा। बाकी आगे जो डिसीजन आएगा उसको देखा जाएगा भाई उसमें क्या है क्या नहीं है मामला। समझ गए? तो वही सब चीज़ें वापस से रिपीट हो गई हैं, इस पर अब ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अब बड़ी देर से हमने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये गाया हुआ है, ये क्या है एक्चुअली में? तो मैं आपको बता चुका हूँ, संविधान में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाने की पावर है। कहाँ पर? आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में। ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, यानी कि भाषा के आधार पे जो लोग हैं, जो बहुत कम मतलब कम बोली जाने वाली भाषा है वो लोग, उसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और रिलीजन के आधार पे कम लोग हैं, जिनका जो बहुत कम लोग यहाँ पर इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो माइनॉरिटीज़ मैंने आपको बताया वो सभी लोग हैं। ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देने की बात करता है, तो वही माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की पावर देता है। और ये जो पावर है एक कानून के अंतर्गत मिलती है, उस कानून का नाम क्या है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। 2004 के इस नियम के तहत यहाँ पर ये सपोर्ट मिलता है कि भाई अपना खुद का आपको अधिकार मिला है, आर्टिकल 30 के तहत अपना खुद का संस्थान बना लो, एजुकेशनल संस्थान, पढ़ाओ बच्चों को। राइट टू एजुकेशन भी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अभी अप्लाई होगा नहीं होगा वो आपको पता चलेगा कुछ समय बाद, जब ये दूसरा केस आएगा या कोर्ट इसको बड़े जज के माध्यम से देखेगा। अब देखो भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कौन सी हैं फिलहाल? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स, ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ यानी अल्पसंख्यक कहलाते हैं, है ना? अब जुडिशरी क्या कहती है वो देखो, हम समझ चुके हैं, पुराने केस आ चुके हैं, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में बात हुई कि माइनॉरिटी स्टेटस को जज करना चाहिए स्टेट वाइज, राज्य के स्तर पे देखो भैया कौन कौन माइनॉरिटी में है, ये बात इस जजमेंट में बोली गई। फिर ऐसे ही यहाँ पर वेस्ट बंगाल का केस आता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास में सारे एब्सोल्यूट राइट नहीं है टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए, ये बोल दिया गया। फिर भाई 2014 में इसको पलट दिया गया कि भाई राइट टू एजुकेशन अप्लाई नहीं होगा, ये कंट्रोवर्शियल जजमेंट था। अब यही जजमेंट फिर से पलटने की बात हो रही कि भाई एक बड़ा केस, लगभग 7 जज बैठकर यहाँ पर इस केस को देखेंगे, तब बताएंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट इस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर। ठीक है, आई होप आपको ये मैटर समझ में आ चुका है, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखिए। ये यूपीएससी का 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। प्रश्न कहता है कि इफ़ इन इंडिया, भारत के अंदर, इफ़ अ रिलीजियस सेक्शन या रिलीजियस कम्युनिटी, कोई यहाँ पर एक रिलीजियस कम्युनिटी है, उसको स्टेटस दे दिया जाता है नेशनल माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का उसको अगर दर्जा दे दिया गया, तो उसका स्पेशल एडवांटेज क्या होगा? स्पेशल उसको फ़ायदा क्या मिलेगा? क्या वो अपनी खुद का इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है? कहोगे सर हाँ, इतनी देर से यही तो बात कर रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो बनाने की सीधी सीधी पावर है अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1, राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये तो पावर मिलती है भाई। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये ऑटोमेटिकली नॉमिनेट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू द लोकसभा, यानी अगर किसी स्टेटस मतलब किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का टैग मिल जाए तो देश के राष्ट्रपति सीधा उस कम्युनिटी से एक मेंबर को उठाएंगे लोकसभा में एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर देंगे। भाई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है, समझ गए? तो इसको हटाओ, ये पहले हुआ करता था आर्टिकल 331 के तहत, एंग्लो इंडियंस वाला जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन लोकसभा में होता था, ये 2019 में हटा दिया गया पूरा मामला। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये सेकंड हटा दो, गलत है। तीसरा कहता है कि जब भी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा तो
दे कैन ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम्स। जो प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बेनिफिट उनको मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। अब ये तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये 15 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में पता होगा। तो अभी के लिए ध्यान रख लो, 2011 में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, 1 एंड 3 आर द करेक्ट वन एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्रधानमंत्री 15 पॉइंट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? ये माइनॉरिटीज़ के लिए 2016 में प्रोग्राम्स लेकर आए थे। इसमें बच्चों के एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, हेल्थ, सोशल इंक्लूजन, स्किल ट्रेनिंग, क्रेडिट सपोर्ट, स्कॉलरशिप, कोचिंग, हॉस्टल फैसिलिटीज़, इन सब के ऊपर फोकस किया गया था कि भाई ये सारे फ़ायदे उस उनको दिए जाएंगे। तो ये फ़ायदे स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए लेकर आए थे, क्योंकि ये PM 15 पॉइंट प्रोग्राम माइनॉरिटीज़ के लिए था। दैट इज़ वाई 1 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एक छोटा सा आर्टिकल और है मेरे दोस्त, ये कल डिस्कस करेंगे सेरेबो के बारे में। सेरेबो जो हमने खुद से बनाया है ब्रेन टूल, जो दिमाग के अंदर कोई इंजरी होती है, जिस इंजरी को हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इस इंजरी को आइडेंटिफाई करने में बहुत मददगार साबित होगा। ये क्या है सेरेबो वगैरह सब डिस्कस किया जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, कल हम सेशन में डिस्कस करेंगे। आज सेशन थोड़ा डिले हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर करें जितने भी लोग पहली बार अपने साथ में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपना टारगेट है 7 लाख सब्सक्राइबर्स का, कि जल्द से जल्द हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो वो केवल आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।